सरकार चाहे कितना भी ताकतवर हो, लेकिन देश का असली मालिक वहाँ का आम जनता होता है। यही देखने मिला नेपाल में। वहाँ के जेन जी सड़क पर उतर आए और अपने भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंका। And they want to control us just like a dictator. इस प्रोटेस्ट को जेन जी का नाम दिया गया क्योंकि इसमें शामिल होने वाले ज़्यादा बच्चे 18 से 28 साल के थे और ये प्रोटेस्ट धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लिया और मात्र कुछ ही दिन में पूरा नेपाल जल उठा और हिंसा इतना बढ़ गया कि वहाँ के प्रधानमंत्री को नेपाल छोड़ भागना पड़ा। लेकिन इस हिंसा के पीछे आखिर कहानी क्या थी? क्योंकि नेपाल के लोगों में अचानक अपने सरकार के खिलाफ इतना गुस्सा क्यों आया? आपने सुना होगा कि वहाँ सोशल मीडिया बंद होने के कारण ये सब हुआ, पर सच ये नहीं है। इस हिंसा के पीछे सबसे बड़ा कारण था भ्रष्टाचार और ये सबसे मुख्य कारण था। चलिए शुरुआत से अंत तक मैं आपको हर एक चीज़ डिटेल में समझाता हूँ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बड़कू बिंदास चैनल पर। श्रीलंका और बांग्लादेश के बाद नेपाल के जेन जी अपने सरकार के खिलाफ रोड पर उतर आए और उसे उखाड़ फेंका। और इसकी शुरुआत होती है 4 सितंबर 2025 जब नेपाल की सरकार ने 26 सोशल मीडिया ऐप पर बैन लगा दिया। फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, यूट्यूब, स्नैपचैट जैसे 26 सोशल मीडिया ऐप बैन कर दिया गया। इस बैन के पीछे का कारण वहां की सरकार ने दिया कि इन कंपनियों ने सूचना और संचार मंत्रालय में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था। लेकिन सरकार के इस जवाब से वहां के युवा संतुष्ट नहीं हुए और उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि वो अपना भ्रष्टाचार को दबाने के लिए कदम उठाए हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात गौर करने वाली थी कि इन सब ऐप पर बैन तो लग गया, लेकिन टिकटॉक पर बैन ना लगा। इसका कारण है चीन से नेपाल की नज़दीकियाँ, क्योंकि चीन नेपाल को आर्थिक मदद कर रहा और यही कारण है कि नेपाल ने टिकटॉक बैन नहीं किया और उससे गुस्साए लोग सड़क पर उतर आए। 5 से 7 सितंबर के बीच छोटे मोटे प्रदर्शन काठमांडू और कुछ अन्य शहरों में हुआ। सरकार अपने सत्ते के नशे में चूर इसे नॉर्मल समझा और छोटा मोटा प्रोटेस्ट समझ इस पर ध्यान नहीं दिया। 8 सितंबर हजारों लोग सड़क पर उतर आए और धीरे धीरे ये प्रोटेस्ट बढ़ने लगा। इसमें से सबसे ज़्यादा स्कूल के बच्चे और कॉलेज के बच्चे थे जो अपने यूनिफॉर्म के ड्रेस में प्रोटेस्ट कर रहे थे। हजारों लोग अब प्रोटेस्ट करते करते पार्लियामेंट की तरफ बढ़ने लगे। प्रोटेस्ट एकदम नॉन वायलेंट और पीसफुल था। गवर्नमेंट इसे रोकने के लिए पुलिस तैनात किया और पुलिस ने वाटर कैनन, टीयर गैस और रबर बुलेट इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रोटेस्टर और पुलिस के बीच में अब तनाव बढ़ गया। प्रोटेस्ट करने आए लोग अब धीरे धीरे हिंसा की तरफ मुड़ने लगे। प्रोटेस्टर में अब गुस्सा आ गया और वो सारे लोग अब पार्लियामेंट कॉम्प्लेक्स में घुस गए। लेकिन यहाँ नेपाल पुलिस जो करती है मानो उसके बाद हिंसा पूरी तरह भड़क गया। वहाँ पर आए प्रोटेस्टर के ऊपर पुलिस लाइव गोली चला देती है, जिसमें लगभग 20 लोग की मृत्यु हो गई। ये खबर मानो पूरे नेपाल को गुस्से की तरफ मोड़ दिया। नेपाल के प्रधानमंत्री को अपने परिवार संग जान बचाकर भागना पड़ा। ये दृश्य प्रधानमंत्री केपी ओली का है, जो अपनी जान बचाकर भागते दिख रहे हैं। वहीं हिंसा इतना उग्र हो चुका था कि वहां के पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल की पत्नी को बुरी तरह पीटकर उनको मौत के घाट उतार दिया। प्रोटेस्टर प्रधानमंत्री के आवास में घुस गए। नेपाल की सेना ने रेस्क्यू कर झालानाथ को तो बचा लिया, लेकिन उनकी पत्नी प्रोटेस्टर के चपेट में आ गए, जिसके बाद उनकी हत्या कर दी गई और फिर घरों में आग लगा दिया। वहीं नेपाल के मंत्री को तो रोड पर लात घूंसों से पीटा गया। नेपाल के लोग जो अपने शांत स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, वो इतने उग्र हो चुके थे कि अपने देश के ही संपत्ति को जला रहे थे। इस हिंसा के पीछे लोगों को लगा कि सिर्फ सोशल मीडिया है, पर सच ये नहीं है। इसका मुख्य कारण है भ्रष्टाचार, जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में सबसे ज़्यादा गुस्सा था।
वहीं दूसरी मुद्दा थी बेरोजगारी। नेपाल के हर 5 आदमी में से 1 आदमी बेरोजगार है। वहीं तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा बना नेपो किड। आम जनते के पैसों से वहां के नेता के लड़के लग्जरी लाइफ जी रहे थे। चलो इन मुद्दों पर बारीकी से बात कर आपको एक एक चीज समझाते हैं। भ्रष्टाचार नेपाल का सबसे बड़ा मुद्दा है, जिससे वहां के लोगों में गुस्सा है, क्योंकि पिछले 17 सालों में वहां 13 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। केपी शर्मा ओली, शेर बहादुर देउबा, पुष्प कमल दहल, इन्हीं 3-4 नेताओं के आसपास सत्ता घूमती थी। वहाँ के लोग इस सरकार से इतने फ्रस्ट्रेट हो गए कि उन्होंने वापस मोनार्की की मांग कर दी। मोनार्की क्या होता है, चलो मैं आपको समझाता हूँ। नेपाल में 2008 के पहले वहाँ की आम जनता वोटिंग कर अपने राजा को चुनती थी। पॉलिटिशियन की जगह वहाँ के राजा के पास सबसे ज़्यादा ताकत होता था और सारे फैसला वही करते थे। यहाँ सदियों से शाह डायनेसिटी की राजशाही चलती आई थी। किंग ज्ञानेंद्र वहाँ के आखिरी राजा थे। अब वापस आते हैं भ्रष्टाचार पर, जो नेपाल का सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि वहाँ की सरकार भ्रष्टाचार में पूरी तरह लिप्त हो गई है। मैं आपको कुछ घोटालों का नाम बताता हूँ। टैक्स सेटलमेंट कमीशन भ्रष्टाचार, जो लगभग 1000 करोड़ का है। पोखर इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोटाला, जो लगभग 1400 करोड़ का है। गवर्नमेंट एडवर्टाइजिंग 2000 करोड़। कॉन्ट्रैक्ट कॉल्यूशन 800 से 1400 करोड़ का घोटाला। ओरिएंटल कोऑपरेटिव घोटाला 600 करोड़। और न जाने सरकार ऐसे कितने घोटाला करती आई है, जो नेपाल को पूरी तरह कमजोर कर रहा। दूसरा सबसे बड़ा कारण है बेरोजगारी। वहाँ पर 5 में से हर 1 आदमी बेरोजगार है। सोशल मीडिया बैन होने के बाद वहाँ के लोगों में और गुस्सा आ गया। नेपाल टूरिज्म पर भी इसका सीधा असर पड़ता, जिससे बेरोजगारी और बढ़ती। वहाँ सबसे बड़ा दिक्कत था सोशल मीडिया बैन होने के बाद कम्युनिकेशन, क्योंकि लगभग 70 लाख लोग नेपाल के बाहर रहते हैं, वहाँ पर स्टडी के लिए या जॉब के रिगार्डिंग। और यहाँ पर तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा था नेपो किड्स। वहाँ की जनता इस चीज़ से बहुत परेशान थी। वहाँ के लोग बेरोजगार थे और नेताओं के लड़के ऐशो आराम की ज़िंदगी जी रहे थे और उसे इंस्टाग्राम पर पोस्ट कर चिल कर रहे थे। और वहाँ के गुस्साए लोग #नेपो किड्स करके ट्रेंड करने लगा। #नेपो किड्स, #नेपो बेबी, #पॉलिटिशियन नेपो बेबी नेपाल। ये चीज़ें वहाँ पर सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा। नेपाल बेरोजगारी भ्रष्टाचार से जूझ रहा था। वहीं नेताओं के लड़के अपने लग्जरियस लाइफ को लेके चर्चा में थे और वो अपने ऐशो आराम की सारी फोटो और वीडियो जो वो बाहर देश में चिल करते थे, उसे सोशल मीडिया पर अपलोड करते थे, जिससे वहाँ के लोगों में और गुस्सा बढ़ गया। हिंसा इतना बढ़ गया जिसके बाद नेपाल के प्रधानमंत्री को 9 सितंबर को अपना इस्तीफा देना पड़ा। वहीं 3 दिन बाद सुशीला कर्की 12 सितंबर को नेपाल के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेती हैं। सुशीला कर्की के शपथ लेने के बाद वहां के लोगों में धीरे धीरे गुस्सा कम हो रहा और स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ रहा। चलिए ये वीडियो करते हैं यहीं पर समाप्त और फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए रिसर्च के साथ। जय हिंद।